हेलो गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSIR नेट मैथ्स। ठीक है, आप ही लोगों का एक कमेंट किया हुआ था क्वेश्चन ID 522। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के एक किस किस आधार पे ये आपको दिया गया। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। ओके, आपको कहा है कि n/n मैट्रिक्स, आपको ए का जो ऑर्डर है वह n/n मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक बात और देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स दी है, मतलब यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स आप कुछ भी फील्ड का चर्चा नहीं की है। फील्ड आप रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी दोनों ले सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस का मेन लॉजिक समझते चलना है, आसानी से क्वेश्चन सब बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, ABN n/n मैट्रिक्स। अब आगे कहता है बी से दैट A इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। मतलब डायगोनलाइजेबल होने के लिए आपका डिफाइन कर रखा है कि अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिल जाए जिससे P इनवर्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है तो आप ए को क्या कहेंगे, डायगोनलाइजेबल कहेंगे। तो आप ये चार ऑप्शंस में है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ए को डायगोनलाइजेबल होने का इम्प्लाई करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको ए डायगोनलाइजेबल होता कब है। ठीक है, ए इज डायगोनलाइजेबल इफ फर्स्ट आपको AM और GM बराबर होनी चाहिए फॉर ईच आइजन वैल्यू। ठीक है, डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या चाहिए, हर एक आइजन वैल्यू का AM और GM इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑल आइजन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन आपको है कि ए हैज n linearly independent आइजन वेक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर अगर मिल जाती है तो हम ए को क्या कहेंगे, डायगोनलाइजेबल कहेंगे। और एक चौथा है कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा वह मिनिमल पॉलिनोमियल के पास, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल के पास जो होगा वह रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं होगी। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल हैज नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको पता चला कि ए को डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या क्या चाहिए। इस चार कंडीशन में से अगर कोई एक मिल जाती है तो आप ए को डायगोनलाइजेबल कह देंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए फोर्थ ऑप्शन। तो आपको ऐसे ही करेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है डायगोनलाइजेबल होने के लिए। ठीक है, कि ए हैज n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर। देख लीजिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज हमने लिखा है डायगोनलाइजेबल होने के लिए। ठीक है, तो आप फोर्थ ऑप्शन को ऐसे ही आप तो करेक्ट कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए हैज n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स अगर मिल जाती है तो आप ए को क्या कहोगे, डायगोनलाइजेबल कहोगे। तो अगर ये है तो हम ए को डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फोर्थ की है, अब फर्स्ट को देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कहता है, फर्स्ट के लिए आप एक कंडीशन और ध्यान में रखेंगे कि एक होती इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आप आ जाओ कि A² बराबर I अगर होती है तब हम लोग ए को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है तो इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल जब आप बनाओगे तो क्या मिलेगी, यहाँ से x² बराबर 1 मिलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ इसको इधर ले आओ तो -1 बराबर 0, यानी x - 1 इंटू x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप इसका जब मिनिमल पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकते हैं, मतलब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, वही मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकता है। मतलब एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल जो आता है
उसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो फैक्टर होते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। तो अब बताओ जरा, x-1 कह सकते हो, दूसरा फैक्टर x+1 हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, तीसरा ये पूरा के पूरा भी हो सकता है x-1 इंटू x+1। तो आप दोनों तीनों ही केस में देखो, ये मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ तो भी आपको लीनियर फैक्टर क्या है, यह फोर्थ ऑप्शन को देखना जरा, मिनिमल पॉलिनोमियल हैज नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब इसमें लीनियर पॉलिनोमियल सिंगल है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे x-1 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, ठीक है, सिंगल है। तो आपका इस अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का वैल्यू a आया तो इस केस में भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अगर x+1 हुआ तो ये भी आपको रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं है, मतलब इस केस में भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, ठीक है, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी। यहाँ भी देखना जरा, x-1 इंटू x+1 है, मतलब ये भी लीनियर फैक्टर दोनों अलग अलग डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, एक ही लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ये हुआ तो इस केस में भी आपको क्या हो जाएगी, ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वह डायगोनलाइजेबल होती है, उसका आइजन वैल्यू आइदर 1 और -1 और बोथ। या आप यहाँ से k के जगह पे जरा आप 2 डाल दो तो क्या मिल जाएगी, देख लो जरा, a² बराबर i, मतलब यही इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वाला कंडीशन मिल जाएगी। मतलब k का वैल्यू तो एक कम से कम 2 एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो k का वैल्यू 2 एग्जिस्ट कर गया और यहाँ k की एग्जिस्टेंस की बात ही कर रही है। ये चाहे आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, इस कंडीशन को अगर फॉलो कर गया मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि k एग्जिस्ट कर रहा है। k का वैल्यू यहाँ पर क्या दोगे, 2 दोगे तो काम हो जाएगी, तो कम से कम एक तो एग्जिस्ट कर ही गई ना। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग। देयर एग्जिस्ट इंटीजर k सच दैट a के पावर k इज निलपोटेंट। इसको जरा गौर से समझिएगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, ठीक है, सिवाय जीरो मैट्रिक्स के। अगर आपको जीरो मैट्रिक्स है तो आपको डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो ये नहीं कह रहा है जो जीरो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो के केस में तो आपका कोई भी k एग्जिस्ट नहीं करेगा। गौर से समझना जरा, हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में बताते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का केवल जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा है जो निलपोटेंट भी होती है और डायगोनलाइजेबल भी होती है, ठीक है। तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स रही तब तो मेरा काम, a के पावर की अगर जीरो मैट्रिक्स आ गई तब तो डायगोनलाइजेबल कह देंगे, लेकिन यहाँ पे a जीरो नहीं दे रहा और यहाँ k की एग्जिस्टेंस की बात कही है, a की एग्जिस्टेंस की बात नहीं कही है। अगर कहता जी a एग्जिस्ट ऐसा कोई करेगा तो हाँ जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर k की एग्जिस्टेंस की बात कर रही है, a जनरल है, a आपको एग्जिस्ट नहीं कराना है, आपको k एग्जिस्ट कराना है, इसीलिए ए ऑप्शंस को आप गलत कहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा k नहीं मिलेगा जब आपका a जो है सो आपको कॉम्प्लेक्स में से आ जाए, या कोई भी जीरो मैट्रिक्स छोड़ के दूसरा कोई भी अगर आ जाती है तो उस केस में फिर आप a को, ठीक है, नहीं कह पाओगे, है ना। दूसरा, a² इज डायगोनलाइजेबल होगी तब आप a को डायगोनलाइजेबल कहेंगे कि नहीं। तो आप इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी याद रखिए, बड़ा अच्छा है, देखिएगा जरा। अगर आपको a डायगोनलाइजेबल दे दे, ठीक है, तो यहां से आप a² a³ a4 a के पावर आप कुछ भी कर लो, a भी डायगोनलाइजेबल हो जाती है, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर a डायगोनलाइजेबल है तो a² a³ a4 ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, लेकिन इसका कन्वर्ट सही नहीं है। मतलब अगर a² डायगोनलाइजेबल है तो a को डायगोनलाइजेबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन यही तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस बात को इम्प्लाई कर रही है। मतलब a² डायगोनलाइजेबल इम्प्लाइज a इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो अगर a² डायगोनलाइजेबल है, दिस डज नॉट इम्प्लाई a इज डायगोनलाइजेबल, सो ऑप्शन थर्ड भी आपका गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। इससे इम्प्लाई ये नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इम्प्लाई,
मतलब ये ऑप्शन इम्प्लाई करना चाहिए ए इज डायगोनलाइजेबल को, ठीक है। अगर इससे ये किसको इम्प्लाई कर रहा है तो इसको तो कर जाएगी, अगर इसको ट्रू मान के चलोगे तो ये हो जाएगी, लेकिन इसको अगर ट्रू मान के चलना है और इसको दिखाना है, ये इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर इज अगर डायगोनलाइजेबल है तो उस केस में आपको आना चाहिए कि ये भी डायगोनलाइजेबल होगी, ना जीना, ठीक है, क्योंकि इसका कन्वर्स सही नहीं है। अगर आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करना चाहते हैं एग्जाम्पल से तो आप ले सकते हो, जैसे ए का वैल्यू आप ले लो 0, 1, 0, 0, ठीक है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 0, 0, 0, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गए। जो अभी हमने बताया कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा है जो आपको निलपोटेंट भी है और डायगोनलाइजेबल भी है, मतलब ये तो आपको डायगोनलाइजेबल मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो है सो आपका डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी करो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत किस हिसाब से जा रही है, ठीक है। और इसी तरह से आप भी कमेंट करके बताना कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो कर सकते हो। अभी तो फिलहाल हम लोग जो जून 2021 वाला क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 16 फरवरी को 2022 को एग्जाम हुई थी। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग अभी कर रहे हैं। ऐसे कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि CSIR वालों ने बहुत सारे ऑप्शंस को गलत भी दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चंस का ऑप्शंस बिल्कुल सही है। उन्होंने भी यही 1 और 4 ऑप्शंस को दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 एंड 4th ऑप्शंस आर करेक्ट, ओके। तो इसका ऑप्शन सही है, इस पर कोई भी कंप्लेंट करने से कोई फायदा है नहीं, चैलेंज करने से कोई भी फायदा नहीं होगी। तो आपको इस क्वेश्चंस का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको डाउट है तो ठीक, जैसे किसी ने इस क्वेश्चन आईडी को आज डिस्कस करने के लिए कहे थे तो मैंने किया, उसी तरह से आपको भी अगर कोई डाउट है तो कीजिए, अगर हमसे पॉसिबल होगी, अगर वो मेरे फेवरेबल सब टॉपिक का होगा तो हम उसे ज़रूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।